तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में जो है कि पावर का कॉन्सेप्ट का इंडक्शन मोटर में समझे थे कि इंडक्शन मोटर में कैसे पावर फ्लो होता है और पावर स्लीप इस सब का क्या रिलेशंस होता है, रोटर कॉपर लॉसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉसेस था और रिलेशन था स्लीप के फॉर्म में इनपुट पावर रोटर का, स्टेटर का, आउटपुट इनपुट एयर गैप पावर। तो इस सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी होगा जो कि न्यूमेरिकल्स का क्लास भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और जितने भी लास्ट क्लासेस सब जितना भी हुआ है सारे क्लासेस को वन बाय वन करके थोड़ा सा देखना होगा, अच्छे से नोट्स बनाना होगा। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम टॉपिक बोल सकते हैं, तो ये जो टॉपिक है हम लोगों का दैट इज टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर। मतलब इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑफ हम लोग जो टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होगा वह कैसे कैसे कंडीशंस होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, रनिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशंस, स्टैंडस्टिल कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम लोगों का टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का क्लास में पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में टॉर्क यदि बेसिक जानेंगे कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क का ऐसे भी सबको फॉर्मूला पता था, मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल टू, यदि हम लोग टॉर्क टॉर्क सिंपल यदि हम लोग टॉर्क का बात करते हैं, टॉर्क क्या होता है, कोई फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एज फॉर फिजिक्स, तो हम लोग उसको बोलते हैं टॉर्क। यहाँ पर यदि इनपुट पावर जो मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। इनपुट पावर दैट इज रोटर या स्टेटर हो उसमें भी टॉर्क लगेगा और उसका जो एंगुलर वेलोसिटीज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का पावर होगा। सो रोटर में यदि इलेक्ट्रिकल पावर का बात करेंगे, एकदम जो लास्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट में बताया था, स्टेटर से रोटर में पावर जा रहा है, तो रोटर में जो पावर गया, रोटर में जो पावर लॉस हुआ वह इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब जो कॉपर लॉस, बेसिकली जो इंडक्शन मोटर में रोटर का यदि बात करेंगे तो कॉपर लॉस, उसमें क्या होता है कॉपर लॉस I²R। तो जो लॉसेस होता है वो एक्चुअल भी पावर ही रहता है, पावर का ही लॉस होता है, पावर का ही लॉस होता है। तो रोटर में बाद बाकी पावर क्या होता है, मैकेनिकल में डेवलप होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप होता है। कौन सा पावर डेवलप होता है, वह मैकेनिकल पावर डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर कौन सा हुआ, जो कॉपर लॉस हुआ। तो यदि हम लोग बात करेंगे सिंपल सा, यदि हम लोग सिंपल सा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इन रोटर, हम बात करेंगे सिंपल इलेक्ट्रिकल पावर generated in rotor। पावर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, एक्टिव पावर VI cos phi होता है, वोल्टेज करंट और cos phi पावर फैक्टर। यहाँ पर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 और जो यहाँ पर वोल्टेज मतलब इंड्यूस्ड EMF। सो यहाँ पर स्लिप के लिए बताए थे E2S, जिन्होंने भी पिछला क्लासेस को अच्छे से किया होगा, ये E2S क्या होता है, ये I2S क्या होता है, ये cos phi 2S क्या होता है, ये सारा कहानी समझ में आएगा। पावर का यूनिट भी होता है हम लोगों का सिंपल वाट। तो लास्ट क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया था वह 3 तुम्हारा U2S I2S। तो I2S मतलब I मतलब क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट। तो वोल्टेज मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल E2S। और कोई भी इंडक्शन मोटर है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इंपिडेंस होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है। इसके लिए Z2S को मैं लास्ट क्लासेस में डिफाइन कर चुका हूं। cos phi जो होता है इसको भी मैं लास्ट क्लासेस में डिफाइन कर चुका हूं अच्छे से। R2 रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है कोई भी कंडीशंस के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हुआ। अब यहां से हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो 3 ये E2S का होल स्क्वायर, ये R2 एंड डिवाइडेड बाय Z2S का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास, और यदि हम Z2S के बारे में यदि हम लिख दें Z2S, तो Z2S के बारे में सबको पता है, इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला
बेसिक हम लोग नेटवर्क में भी हर जगह समझ चुके हैं, बेसिक एसी में। सो दिस इज, हाँ, और एक मैं रिलेशन उस दिन बताया था कि E2S, जैसे E2S है ना, तो E2S का रिलेशन में क्या बताया था, यहाँ पर बताया था कि E2S इज इक्वल टू होता है S टाइम E2 नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लासेस जितना भी पढ़ाया हूँ सारा क्लासेस को समझना होगा। तो E2S के जगह में क्या लिख सकते हैं, S, तो S स्क्वायर हो गया और E2 नॉट का होल स्क्वायर हो गया, and that is R2 and divided by Z2S, that is R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि X2S इजिकल टू क्या होता है, X2S इजिकल टू S टाइम ऑफ X2 नॉट। तो ये सब छोटा छोटा जो चीजें हैं ये लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, इसीलिए लास्ट क्लासेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबको देखना होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों के पास आया इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, ये फॉर्मूला देख सकते हैं 3S2 स्क्वायर E2 नॉट का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस X2 नॉट का होल स्क्वायर। अब ये बात आती है कि ऑल दिस पावर, जो ये पावर हम देख रहे हैं रोटर में, ये किस फॉर्म में है, तो I2R लॉस के फॉर्म में ये पावर है। मैं अभी फिर से लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से और एक बार बताऊंगा सारी चीजों को, इसलिए डोंट वरी, पहले एक बार कम से कम समझना होगा कि है क्या। तो ये जो पावर देख रहे हैं, ये जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो हम लोग पावर देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस वन, फ्रॉम 1 से सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पावर इज डिसिपेटेड, इस फॉर्म में जाएगा, हीट के फॉर्म में जो बताया था, डिसिपेटेड एज I2R लॉस, कॉपर लॉस जिसको हम लोग कहते हैं I2R लॉस, क्योंकि वाइंडिंग में हम लोग का रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा, तो कॉपर लॉस जिसको हम लोग नाम जानते हैं क्या, इसको हम लोग कॉपर लॉस भी कहते हैं, कॉपर लॉस, ठीक है, इन द रोटर सर्किट, रोटर सर्किट। अब बात आती है एक सिंपल सा बात फिर यहाँ पर कि ये जो पावर रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, एक रिलेशन में उस दिन डिराइव किया था, इनपुट पावर जो रोटर का और रोटर कॉपर लॉस के बीच में एक रिलेशन में बताया था, उस दिन इनपुट पावर और रोटर का कॉपर लॉस के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कराया था, वह सबको पता होगा। तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो लास्ट दिन मैंने बताया था, दैट इज एस मतलब स्लिप इनटू रोटर इनपुट ओके इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। सो रोटर का यदि इनपुट बात करेंगे, रोटर का इनपुट क्या होगा, रोटर का इनपुट जो स्टेटर का जो आउटपुट होगा, रोटर का इनपुट क्या होता है, जो स्टेटर का आउटपुट होता है। तो स्टेटर का आउटपुट जो था मैंने बताया था उस दिन, टाउ ओमेगा एस, सो एस इंटू ओमेगा का मतलब बताया था 2 पाई NS इज सिंक्रोनस स्पीड एंड टॉर्क को डेवलप टॉर्क को TD माने थे। और रोटर कॉपर लॉस जो मैंने अभी ये ऊपर में जो अभी प्रूफ किया हूं 1 नंबर इक्वेशन, दैट इज रोटर कॉपर लॉस, तो 3S2 स्क्वायर E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 एंड डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 नॉट का होल स्क्वायर। Now let's find out from here the developed torque. From here, from this equation, we just find out this one. इसको हम लोग को सेपरेट करना है। So now from here, tau d is equal to, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्लिप तो कट जाएगा, यहाँ से ये स्लिप, यहाँ से एक स्लिप कट जाएगा। सो जो कांस्टेंट टर्म है ये 3
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज ऑल्सो हियर 3 स्क्वायर, और यहाँ नीचे चल जाएगा 2 पाई एन एस, दैट इज 2 पाई एन एस, और इधर क्या बचा है एस आर टू एंड नीचे में क्या है R2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर। सिंपल हम लोग बेसिक जो है सिंपल मैथमेटिक्स जानना चाहिए। और तो यहाँ पर जो इस 3 ये टोटल को हम लोग के मान सकते हैं, tau d is equal to that is k s r2 नहीं 2 स्क्वायर को इसको के नहीं मानेंगे, 3 इसको के मानेंगे सिर्फ। यहाँ पर k इज इक्वल टू खाली कांस्टेंट तो यही है ना 2 पाई एन एस, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, वो तो वेरी करेगा। तो हम लोग का जो कांस्टेंट है वो सिर्फ 2 पाई एन एस, दिस इज कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। सो 3s r2 e2 नॉट का स्क्वायर एंड r2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x2 नॉट का होल स्क्वायर। 2 पाई एन एस, सिंक्रोनस स्पीड ऑलवेज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट। बात बाकी सभी क्या है यहाँ पर वेरिएबल होगा, सभी यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों के पास, ये वाला जो इक्वेशन हम लोगों के पास आया है, ये इक्वेशन सपोज इसको इक्वेशन नंबर, ये इस इक्वेशन को 2 मान लेता हूँ, इसको है कि 3 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम हियर सी द डेवलप टॉर्क of the induction motor, that is KSR2 E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर सभी टर्म्स पता है, S इज स्लिप, R2 इज रोटर रेजिस्टेंस, E2 नॉट इज द व्हाट इज दिस इज द इंड्यूस्ड EMF of the rotor at standstill conditions, R2 पता रेजिस्टेंस, S is the slip and X2 naught is the reactance at standstill conditions. So okay, so this is the equations, basic concept पे है ये equations, एकदम basic concept पे। इस equations में क्या है, simple basic concept हम लोग का लगा है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि different conditions में टॉर्क का क्या एक्सप्रेशंस होगा और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होगा, मैक्सिमम टॉर्क किस चीज पर डिपेंड होगा, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। इससे पहले कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर टॉर्क का इक्वेशंस को तो निकाल लिया। डिफरेंट कंडीशन मतलब सपोज दैट इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में, इंडक्शन मोटर जो है स्टार्टिंग कंडीशन में, तो स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क उसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग कंडीशंस का मतलब जो रोटर है, मशीन जब स्टार्ट नहीं हुआ है ना, मैंने बताया था, मैंने इस सब के बारे में बहुत ही जो है कि डिटेल बताया हुआ हूँ, अच्छे से बताया हुआ हूँ। जस्ट वेट, ये जैसे कि मेरा रोटर स्टेटर है, बाहर वाला सबको पता है स्टेटर, नीचे इनर वाला रोटर। रोटर जब घूम नहीं रहा है, रुका हुआ है, स्टार्टिंग के समय में तो रोटर घूमेगा नहीं, तो एनआर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो उस समय मैंने बताया था कि स्लीप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns, सो nr विल बी 0, तो ns दैट इज 1। तो स्टार्टिंग के समय में एट स्टार्ट में स्लीप का वैल्यू क्या हो रहा है, 1, स्लीप का वैल्यू क्या हो रहा है, 1। सो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल एट स्टार्ट व्हाट विल हैपन, s इज इक्वल टू 1। सो स्टार्टिंग टॉर्क निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम लोग s का वैल्यू को सिंपली 1 पुट कर देना है, सिंपली हम लोग को 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का यदि बात करेंगे तो TD मतलब डेवलप टॉर्क तो है, स्टार्टिंग के लिए लिख दो ST सफिक्स में ST। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3e2 नॉट का होल स्क्वायर दैट इज R2 एंड हियर क्योंकि जहां जहां स्लीप था वहां 1 हो गया, सो 2 पाई एन s R2 का होल स्क्वायर प्लस X2 नॉट का होल स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशंस में जब स्टार्टिंग हुआ, जस्ट इंडक्शन मोटर स्टार्ट हुआ, तो स्लिप का वैल्यू उस समय 1 रहता है। तो कहा जाएगा कि उस समय भाई स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, तो हम लोग तो ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं।
ऑलरेडी हम लोग क्या है कि डिराइव कर चुके हैं कि हम लोग का डेवलप टॉर्क कितना है स्लिप को लेकर के। लेकिन जब स्टार्टिंग का बात करेंगे हम लोग तब यस सर आई नो दैट एट द स्टार्टिंग rotor will be 0, so nr is equal to 0, so we know that s is equal to the formula ns minus nr by ns. So just we put here nr equal to 0, slip will be 1, so at starting the slip will be 1, so just substitute this s is equal to 1, the equation number third. So simply we have find out the value of that starting torque, value of starting torque. Okay, सो इन दिस वे अब यहां से हम लोग सिंपली फिर से यदि कहा जाए कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, नहीं टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड पे क्या होगा, जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे होगा तब क्या होगा। तो सारे कंडीशन यदि हम लोग बेसिक का बात करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग सारे बेसिक्स पढ़ चुके हैं, किसी को डाउट नहीं है। फिर भी मैं सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके मैं बताते हुए जा रहा हूँ। तो यदि मैं अब यहाँ पर एक नया कंडीशन बात करता हूँ कि टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड, यदि टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड एनएस को कहते हैं, और रोटर यदि सिंक्रोनस स्पीड में चल जाएगा इट्स मीन दैट एनआर इज इक्वल टू एनएस हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा कि रोटर का स्पीड और एनएस दोनों बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि स्लिप का जो फॉर्मूला होता है एनआर माइनस एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस, तो एनआर 0 हो जाएगा, स्लिप 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर भी हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि जो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी जो जानते हैं हम लोग उसमें पुट कर देंगे। तो सबको पता है कि जो टॉर्क का इक्वेशंस है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस के साथ में मल्टीप्लाई है। अब कोई भी चीज को 0 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस समय सबको पता है कि जो हम लोग का डेवलप टॉर्क वो 0 हो जाएगा। तो सिंक्रोनस स्पीड में कोई भी टॉर्क जो है मोटर नहीं लगाएगा, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड में हम लोग का मोटर रन नहीं करता है। That's why this motor is called asynchronous speed, क्योंकि डेवलप टॉर्क विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर स्लिप 0 होगा। जो टॉर्क एक्सप्रेशन से हम लोग टॉर्क एक्सप्रेशन को भी तो यहाँ पर हम लोग जो है कि आज मैथमेटिकली डिराइव भी कर ली, जो हम लोग लास्ट क्लासेस में जो बात किए थे कि एसिंक्रोनस मोटर है, टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो ये सिंपल चीजों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, और एक चीज हम लोग का छोटा छोटा रिलेशन है, जैसे कि स्टार्टिंग टॉर्क में हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे ये स्टार्टिंग टॉर्क है, तो स्टार्टिंग टॉर्क में हम लोग देख सकते हैं कि 3 E2 का स्क्वायर R2 और 2 पाई NS करके ये फॉर्मूला हम लोग के पास आया है। ठीक है, सो यहाँ पर भी बहुत सारा रिलेशन हम लोग बात करेंगे किस पे डिपेंड करता है। जो टॉर्क है ना, बेसिकली टॉर्क, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, देख सकते हैं ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बेसिकली हम लोग वोल्टेज के बराबर, सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही हम लोग बात करते हैं, नियरली इक्वल टू वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज। तो टॉर्क यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, क्या टॉर्क को रिलेशन क्या निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ से जो टॉर्क है हम लोग देख सकेंगे, ये जो हम लोग का टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब स्टेटर वोल्टेज। तो ये जो हम लोग देखे जो डेरिवेशन अभी, सिंपली जो टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर, देख सकते हैं टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर, तो सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ बेसिक नोटेशन जो ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कशन हुआ है। और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप 1 पुट करना है बस, सिंक्रोनस स्पीड में पता ही है स्लिप इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टॉर्क जो है कि हम लोग का यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर जो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट जो है सिंक्रोनस स्पीड के लिए या फिर हम लोग का स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हम लोगों का जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, सो दैट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते थे कि मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालिए, तो यहाँ पर क्या है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, हम लोगों ने तो जाना स्टार्टिंग के लिए, इसके लिए है ना। सो नाउ यू नो दैट द रनिंग कंडीशंस में जो इक्वेशन नंबर हम लोग ऊपर में जो डिराइव किए थे, तो जो रनिंग कंडीशन में वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन मोटर इज रनिंग, हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके जो डेवलप टॉर्क का इक्वेशंस को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं
simply the value of torque, the value of torque when motor is running. So जो डेवलप टॉर्क है वही है, मतलब सिंपली क्या था, हम लोग अपनी प्रूव के टाउ डी इज इक्वल टू के एस आर टू ई टू नॉट का होल स्क्वायर, ये सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू नॉट का होल स्क्वायर, यही है हम लोग का जो टॉर्क है। अब ये बात आता है यदि इंपीडेंस स्टेटर वाइंडिंग, यदि स्टेटर वाइंडिंग का जो इंपीडेंस है एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, यदि इसको लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं तो जो सप्लाई वोल्टेज V1 है और E20 वो कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम लोग इंपीडेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो जो वोल्टेज जो होगा और जो E20 होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर हम लोग जब मैक्सिमम निकालने के लिए, जब हम लोग मैक्सिमम निकालने का बात करेंगे तो एक चीज को हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज जस्ट वेट, दैट इज इफ द impedance of stator winding is assumed to be negligible, then for the given supply voltage V1 वहां पर E20 जो होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सब कांस्टेंट है इसलिए भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस समय पे हम लोगों का जो है ये वाला टर्म देख रहे हैं ना के, तो जो ये टर्म्स है के, उसको ऐसा लिख सकते हैं, एक जस्ट वेट, के E20, क्योंकि E20 भी क्या हो गया कांस्टेंट, तो ये दोनों मिला करके पूरा एक कांस्टेंट, तो कोई दूसरा कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं K1, एक कांस्टेंट, क्योंकि E20 भी कांस्टेंट मान ली और K ऑलरेडी कांस्टेंट था ही पहले से, तो एक नया कांस्टेंट कुछ वैल्यू होगा, तो एक नया कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसको हम लोग K1 मान ली। तो जो अब हम लोग का जो टॉर्क, है वो टॉर्क कुछ इस तरह से आ जाएगा, उसको K के जगह में हम लोग का K1 हो गया, S हो गया, R2 हो गया और R2 नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर X2 नॉट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जो मैक्सिमम का, यहाँ पर तो मैक्सिमम मिनिमा ये सब भी डिफरेंशिएट करके भी बहुत सारा चीज को हम लोग निकाल सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा ये सब सारा पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा अभी इसको, इस जो रिलेशन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, सिंपल सा जो बेसिक मैथ का बात होगा यहाँ पर। एस जो देख रहे हैं ये ऊपर नीचे जो है एस से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखते हैं एस से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे में R2 का स्क्वायर एस हो जाएगा और यहाँ पर एस स्क्वायर है एक्स हो जाएगा और X2 नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों किए हैं ये भी अभी पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों किए। सो यहाँ पर एक बेसिक मैथमेटिक्स जो हम लोग सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला सबको पता होगा मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में जो सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये a स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्म में यदि हम लोग लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ उसको समझ में आ जाएगा। यदि इसको कुछ इस तरह से लिखें कि R2 बाय रूट एस X20
रूट एस का होल स्क्वायर प्लस 2R2 x2 नॉट। यदि हम इसको तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो फिर ये ऊपर वाला ही आएगा। बेसिक मैथ है, इसीलिए इस मैथ में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है। इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो वो ऊपर वाला ही आएगा। तो एक्चुअल में ऐसा करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा करने का मतलब हम अभी बताने जा रहे हैं। ये जो डेवलप टॉर्क है, ये जो हम लोग डेवलप टॉर्क है, एक चीज देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला जो होल स्क्वायर वाला टर्म्स है, ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म्स, ये जो नीचे वाले जो टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, ये वाला टर्म्स, ठीक है, ये टर्म्स को यदि हम लोग जीरो कर देते हैं, इस टर्म्स को यदि हम लोग जीरो कर देते हैं, तो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं R2 है और X2 नॉट है। यहाँ पर क्या है? R2 और X2 नॉट है। R2 और X2 नॉट है, तो ये वाला वैल्यू यदि नीचे का वैल्यू को यदि जीरो किया जाएगा, मतलब नीचे का वैल्यू को यदि हम लोग कम करेंगे तो ऊपर का वैल्यू बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम लोग इस टर्म्स को, ये जो स्क्वायर वाला टर्म्स है, इस टर्म को, द डेवलप्ड टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस इक्वेशन मींस हियर दिस वन ओनली। ये कब पॉसिबल है? जब हम लोग सिंपली R2 बाय रूट एस x2 नॉट 0 रूट एस इक्वल टू 0। सो यदि मेरा ये वाला टर्म को जीरो कर रहे हैं, यहां से ये चीज को निकाल नहीं सकते हैं क्या? R2 इज इक्वल टू x ऑफ x2 नॉट होगा। क्यों? कैसे होगा? सिंपल, R2 बाई रूट ऑफ है, उसको उधर इक्वल ले जाएंगे, रूट एस एस हो जाएगा और x2 नॉट हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू x ऑफ x टाइम ऑफ x2 नॉट 0, x2 नॉट 0। ठीक है, यदि स्टार्टिंग कंडीशंस का बात करेंगे तो स्लिप 1 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू सिंपल, नहीं सॉरी, एस ऑफ x2 नॉट को ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बताए कि x2s इज इक्वल टू, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो डेवलप टॉर्क है, मैक्सिमम कब होगा? जब रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस पर फेज अंडर रनिंग कंडीशंस, अंडर रनिंग कंडीशंस। यहां से क्या पता चला कि जो टॉर्क का, यहां से जो इक्वेशंस हम लोग निकाले हैं, टॉर्क विल बी मैक्सिमम जब R2 इज इक्वल टू s टाइम ऑफ x2 नॉट और R2 इज इक्वल टू x2s इज द व्हाट? रिएक्टेंस। मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि द डेवलप्ड टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द rotor resistance per phase is equal to the rotor reactance per phase under running condition. So this is one of the very important condition for maximum torque. हाँ, अब जो है हम लोगों के पास जो डेवलप टॉर्क है ना, डेवलप टॉर्क मतलब ये वाला इक्वेशंस जो हम लोग का, ये जो डेवलप टॉर्क KS R2 E2 नॉट का स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो R2 के जगह में पुट कर देते हैं। हम लोगों के पास इक्वेशन अभी निकला है, उसी इक्वेशंस को निकाल करके एक सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशंस आएगा, इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम टॉर्क is obtained by putting अभी हम लोगों ने क्या निकाला? R2 इज इक्वल टू x ऑफ x2 नॉट। सो दैट एक्सप्रेशंस जो हम लोग का ये जो हम लोग इक्वेशंस कुछ नहीं माने हैं क्या? यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी, क्या मान 4 5 इसको 6 7। तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में यदि पुट कर देते हैं, तो वहां से हम लोग का टॉर्क D मान लेते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम। ओके,
सो यहां से क्या निकल के आएगा, के एस आर टू ई टू नॉट का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस, हम लोगों ने क्या किया कि एस ऑफ एक्स टू नॉट के जगह में आर टू पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आर टू स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का क्या था, के एस आर टू ई टू नॉट का होल स्क्वायर। तो एक मिनट, के एस आर टू, के एस आर टू, ठीक है ठीक है, के एस आर टू हो गया और ई टू नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, के एस आर टू ई टू नॉट का होल स्क्वायर, आर टू मिला करके टू आर टू का होल स्क्वायर, ठीक है, टू आर टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम लोग एक आर टू को काट देते हैं, एक आर टू को काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा, के एस ई टू नॉट का होल स्क्वायर और ये टू आर टू। यहां से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क मैक्सिमम, सो के एस ई टू नॉट का होल स्क्वायर और आर टू का मतलब ये पुट कर सकते ही हैं एस ऑफ एक्स टू जीरो, एस ऑफ एक्स टू जीरो। तो यहां से फिर हम लोग का ये एस कट जाएगा, ये एस कट जाएगा, दैट इज के ई टू नॉट का होल स्क्वायर। एक दो बात कॉपी में बनाना होगा और अच्छे से लिखना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा। इस लेक्चर्स को देखने के बाद जो है कि अच्छे से इसको बनाना होगा, तब जाकर के पूरा कहानी समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क में क्या देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आया है, के है, ये टू नॉट का होल स्क्वायर है और एक्स टू नॉट है। सो इस मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पर एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पर कहीं पर हम लोग का रोटर रेजिस्टेंस नहीं है, बोल सकते हैं यहाँ पर कि द मैक्सिमम टॉर्क is independent of rotor resistance। इस इक्वेशंस में कहीं पर रोटर रेजिस्टेंस हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहा था कितना, 6, 7, 8, इस इक्वेशंस में जो मैक्सिमम टॉर्क है इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है प्रूफ करे कि इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस है। तो उस समय ये सारा कहानी को लेकर के हम लोग को चलना होगा, सारा कहानी को हम लोग को लेकर के चलना होगा और सारा डेरिवेशंस करना होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस है, और इसमें हम लोग और बहुत सारा चीजों को अभी और समझेंगे, इसमें बहुत सारा कंडीशन है, तो वन बाय वन करके समझते हैं पहले कंडीशन सब क्या है। सो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। अब यदि हम लोग स्लीप का कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क में स्लीप का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि स्लीप का वैल्यू क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लीप इफ एस एम, तो ये है एस एम का मतलब क्या है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क, ओके। सो जो इक्वेशन हम लोग अभी पढ़े थे ऊपर में ना कि R2 इजिकल टू एस ऑफ एक्स टू नॉट, तो वहां से नहीं निकाल सकते कि एस इजिकल टू R2 बाय एक्स टू जीरो। तो मैक्सिमम के लिए इसको एस एम लिख देते हैं, मैक्सिमम के लिए इसको हम लोग एस एम लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ एम R2 बाय एक्स टू नॉट हो गया। हाँ, और एक चीज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी सिंपली वी नो दैट, ये वाला भी पढ़ा होगा, एन आर इजिकल टू एन एस वन माइनस एस, पढ़ा है बहुत बार ये सब इक्वेशंस। रोटर स्पीड है एन एस, वन माइनस एस है, सिंपल। सो मैक्सिमम यदि हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ द रोटर एट मैक्सिमम टॉर्क, अब जब मोटर का मैक्सिमम टॉर्क होगा
अब जब मोटर मैक्सिमम टॉर्क में चलेगा तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कुछ नहीं ऐसे सिंपल लिख सकते हैं कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर द स्लीप, चीजों को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा यदि ध्यान से मतलब मन लगा करके बैठ करके कॉपी में लिख करके यदि पढ़ते हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई टफ सा चीज है। एक्चुअली ये सब सिलेबस बीटेक जो कर रहा है वो भी पढ़ेगा, जो पॉलिटेक्निक कर रहा है वो भी पढ़ेगा, जो सिंपल एसएससी जेई रेलवेज कहीं भी तैयारी कर रहा है उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्लिप ऑफ द रोटर एट मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क में कुछ नहीं था, स्लिप मैक्सिमम लिख रहे थे तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इसको कि एनआर के जगह में एनएम बोल देते हैं, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड वो एनएस, और ये पर स्लिप क्या है एस के जगह पर एस एम। तो स्लिप का वैल्यू को यदि हम लोग एस एम पुट कर देते हैं, एस एम पुट कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन निकल जाएगा ये मैक्सिमम, ये जब टॉर्क होगा मैक्सिमम तो स्पीड हो जाएगा एन एस वन माइनस एस एम। तो हम लोगों ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला जब मैक्सिमम टॉर्क के लिए यदि कंक्लूजन का बात करेंगे तो नंबर 1 पे तो लिख दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस, जो कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पर यदि हम लोग सिंपली देख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वेरी जो रिएक्टेंस के साथ में, यहाँ पर इस टर्म्स में कि एस एम इजिकल टू देख सकते हैं कि आर टू बाई यहाँ पर क्या है एक्स टू नॉट। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वह इंडक्ट जो रिएक्टेंस जो सिंपली ये क्या होता है एक्स क्या होता है एक्सटेंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ द रोटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनवर्सली वेरी करेगा क्योंकि स्लिप वेरी कर रहा है, तो एक्स टू नॉट क्या है इसके साथ एक्स टू नॉट क्या देख रहे हैं कि इनवर्सली वेरी कर रहा है रिएक्टेंस के साथ में। तो यहाँ पर इंडक्टेंस ऑफ द रोटर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इंडक्टेंस ऑफ द रोटर शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ये मशीन्स का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा है ना उसको हम लोग कम से कम उसको रखने का कोशिश करेंगे। तो इंडक्टेंस ऑफ द रोटर शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इस कंडीशन से हम लोगों को पता चल रहा कि क्या क्या बात, जैसे कोई कंक्लूजन निकालेंगे ना कि मैक्सिमम टॉर्क से क्या कंक्लूजन आया तो बोलना होगा कि रोटर जो होगा वो रोटर रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होगा और रिएक्टेंस जो इंडक्टेंस का वैल्यू को भी हम लोग को कम से कम यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम टॉर्क हम लोग का जो डिपेंड है एस एम इजिकल टू आर टू बाई एक्स टू नॉट जीरो। और हाँ रोटर रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, यदि हम लोग सिंपली वेरिंग द रोटर रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम टॉर्क जो है ऑब्टेन्ड हो रहा है एट एनी डिजायर्ड स्लीप और मोटर स्पीड। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग तो वेरी सब में नहीं कर सकेंगे रोटर का जो रेजिस्टेंस हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए वेरी कर सकते हैं, सबको बताए थे बार बार कि स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है वहीं पर ही जो है हम लोग सिंपली जो R2 मतलब रोटर रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, वहां पर हम लोगों का स्लिप रिंग होता है। R2 को हम लोग क्या कर सकते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वेरी कर सकते हैं। सो रोटर का जो बात होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बात करेंगे। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या क्या कंडीशन था क्या क्या नहीं था, मैंने जो आज का जो ये लेक्चर है आज का लेक्चर में इस डिटेल क्लास में हाउ टू डिराइव टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, सारा चीजों को बताया हूँ। स्टार्टिंग कंडीशंस में टॉर्क क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशंस क्या होगा और मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशंस होगा R2 इक्वल टू एक्स टू नॉस, और उसके साथ में हम लोग का जो मैक्सिमम टॉर्क का जो एक्सप्रेशंस आएगा वह इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस आया इक्वेशन नंबर 8 पे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर कंक्लूजन्स को कुछ निकाला कि स्लिप का कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम स्लिप में मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, और इसमें हम लोगों का रोटर रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टेंस को कैसे वेरी कम करेंगे, कम करके रखना चाहिए। तो हाँ लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर हम लोग उसको वेरी नहीं इन स्क्वायरल केज में वेरी नहीं कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली स्लिप रिंग में वेरी कर सकते हैं। तो ये जो आज का क्लास है ये आज का क्लास में हम लोगों ने टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट को जाना हो और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा हूँ। और जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में भी सबको बताऊंगा। पहले क्या करना है कि सारे क्लासेस का थोड़ा थ्योरी को समझना होगा और उसका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना होगा, और उसके बाद में जब न्यूमेरिकल्स का क्लास लूंगा तो न्यूमेरिकल्स भी सारे जो बेसिक न्यूमेरिकल्स में बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल जो बीटेक हो या डिप्लोमा है
तो सिंपल जो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो सेमेस्टर में पूछा जाएगा वो सब न्यूमेरिकल्स को जो है कि बताया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा मशीन्स का, वो होगा टॉर्क स्लीप, इसका जो टॉर्क स्पीड, इसका जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे टॉर्क स्लीप एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो कि नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ये भी करेंगे कि फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ये सब का क्या रिलेशन होगा। तो इसके बाद जो है, इसके बाद का क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का क्या रिलेशन है। उसी क्लास में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये सब सारी चीजों को बताएंगे। तो ठीक है, आज का क्लास जो है कि हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे बहुत सारी चीजों को। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज का क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसको पहले पढ़ लेना होगा, इसको पहले नोट्स बना लेना होगा अच्छे से, नहीं तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारा चीज जो नेक्स्ट क्लास होगा सारा चीज इसी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, यहीं तक आज का क्लास रखते हैं।